इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तंग आ गए हैं सुन के लोग कि इंग्लिश में नंबर नहीं आते, बट अब ऐसा नहीं होगा। गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सिजलिंग सेशन एट एसीसी बाय पीयूष सरदाना। गाइज, बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस आपने देखी होगी, ऐसे करना है वैसे करना है। आपको बस एक काम करना है। वो क्या है? करना कुछ नहीं है, बस एक पैटर्न फॉलो करना है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। ये एक लैंग्वेज है, बस इसको मान के रखिए। ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स रीजनिंग या किसी और की तरह। ये एक लैंग्वेज है। ट्रीट इट एज अ लैंग्वेज ना, तो ट्रीट भी इसको वैसा कीजिए। सर, ट्रीट मतलब अगर आप बोलते हैं गुजराती में हूं तमें प्रेम करूं छू, और यही चीज अगर आप बंगाली में बोलेंगे डिफरेंट पैटर्न आएगा। आमी तुम आके भालोबाश। माय क्वेश्चन इज, है तो दोनों लैंग्वेज ही। इंग्लिश में बिकम्स आई लव यू एंड हिंदी में मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो गाइज, जब सारी चीजें लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकती है तो व्हाई नॉट इंग्लिश। इंग्लिश की तरफ नजरिया बदलिए। 120 रूल्स, बहुत सारे चैप्टर्स, थ्योरी, इस ऑथर की बुक, उस ऑथर की बुक, ये वीडियो वो वीडियो, बस इसी में लगे रहिए। जब एग्जाम आता है तो टीचर्स ये भूल जाते हैं, भाई साहब इंग्लिश नहीं सिखानी थी, एग्जाम क्लियर कराना था। एक ही थोड़ी ना है। आप सब्जेक्ट के प्रोफेशनल हैं, आपकी तरफ बनता है आपको सारी चीजें आनी चाहिए इंग्लिश की। आप डांट भी सकते हैं, तुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। अरे भाई, स्टूडेंट को तो देखो, ही डजंट हैव जस्ट वन सब्जेक्ट टू कंप्लीट। प्री में भाई साहब 3 आते हैं, बाद में मेंस में इतने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक प्रॉपर तरीके से सेगमेंट बना ले जाते हैं। तो करे तो क्या करें? तो सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, कंसिडर दिस अ लैंग्वेज टू satisfy your own desires to compete in the exam। मतलब अगर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वही ये कहता है कि आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 25 नंबर, यानी कि आधे नंबर का एक मिलेगा। 40 मिनट आपको मिलते हैं 50 क्वेश्चन के लिए, और 1/4 आपका नेगेटिव हो जाए। प्रिसाइसली बात करें 0.125 करके, राइट। बट ये आपका मोटिव नहीं है। आपका मोटिव है सिलेबस जानना। नहीं नहीं नहीं, उसका तरीका जानना। तरीका, आप लोग, छोटा सा सेगमेंट बताता हूं। आप लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ, हमें रीडिंग मजबूत करना है। कभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्कूल लाइफ की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 5 के आसपास की बात करता हूं, 6 7 8, इसके बाद बढ़ते रहिएगा, राइट। टीचर आपको चैप्टर पढ़ाते थे, बारी बारी बोलते थे आप पढ़िए आप पढ़िए आप पढ़िए। जस्ट टू गेट योर फोकस क्लियर, क्या पूछा जाता था? जो बच्चा बात कर रहा है, हाँ जी खड़े हो जाओ। जी मैम बताइए। जहां से इसने छोड़ा वहीं से पढ़ो। जी मैम बताता हूं। कहां था? साथ वाला, ओए यहां था। मैम, जूलियस सीजर वॉज दिस। अब शुरू हो जाएगा वो। तो ये क्या है? कहता है ये तो कोई भी कर ले, चीटिंग से भी हो जाए, बट यू आर गेटिंग योर सेल्फ इन टू द कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन सिर्फ आपका, आपके दोस्त का नहीं, आपकी क्लास का नहीं, आपके बैच का नहीं, आपके जिले का नहीं, आपके शहर का नहीं, आपके देश में है। यस, यू आर अबाउट टू बिकम एन एएफओ, और यू आर कंपीटिंग फॉर नबार्ड, और यू आर गेटिंग फॉर एनी अदर इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। पता क्यों लोग खो जाते? ये इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो इंटरनेशनल लेवल का रूल आएगा, अमेरिकन भी इसमें ऐसा होते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट जब आपको वो आना ही नहीं है? तो क्रिस्पनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप रीडिंग अननेसेसरी थिंग्स, स्टार्ट डिकोडिंग इंग्लिश। अब ये डिकोडिंग का मतलब, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। कभी सुना है एक तीर से दो निशाने? हाँ सर सुना है। मतलब आप एक काम करिए और फल आपको दो मिलेंगे। यही चीज है आपका डिकोडिंग इंग्लिश। मेरे साथ आप यहां पर इंग्लिश पढ़िए। मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं आपके लिए। ये भी नहीं कि आप स्पेसिफिकली मेरे साथ 120 क्लासेस लगाइए। मान के रख रहा हूं आपका बेस ठीक ठीक है, स्ट्रांग भी नहीं, ठीक ठीक है, एवरेज बेस है। इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े हैं तो मैं इतना कहूंगा, डी कोड करना इंग्लिश मेरे साथ बहुत है। कुछ नहीं करेंगे,
आपका एग्रीकल्चर बेस्ड एक प्रॉपर हॉट टॉपिक लेकर आएंगे। एक्चुअली में उसके साथ में इंग्लिश ऐड करूंगा, आपको इसी से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाऊंगा, इसी से मीनिंग्स पढ़ाऊंगा, और तो और इसी एग्रीकल्चर बेस्ड थिंग से ग्रामर कराऊंगा। तो क्या कहते हो, फ्यूटाइल की रीडिंग पढ़ना, फालतू की मार धार मर्डर की खबरें पढ़ना किस काम की है? इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं? आपको जरूरत है क्या? अभी नहीं जरूरत है। सर हमारा माइंड फ्रेश होगा, हम लोग कुछ सीखेंगे, वो सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। अभी जिस काम के लिए पेरेंट्स ने आपको बोल रखा है वो काम कीजिए, यानी जॉब लीजिए। अब देखिए डिकोड करने का तरीका आप मेरे साथ देखेंगे। 120 रूल्स को छोड़िए, 120 गारंटीड क्लासेस लगाइए। लेकिन हां, ये सिर्फ उनके लिए है जिनका फाउंडेशन वीक है। फाउंडेशन का मतलब समझते हैं? ग्रामर वीक है। जिनका ग्रामर वीक है उनके लिए मैं कहूंगा 120 गारंटीड क्लासेस लगाइए। मानिए या ना मानिए, यू विल सी द डिफरेंस इन द 13th क्लास विद मी। 13th क्लास इसलिए बोल रहा हूं, पहली 1 दर्जन क्लासेस मुझे आपका बेस बनाने में लगती है। बेस का मतलब ये नहीं है जो पढ़ाया जाता है इसके साथ V1, इसके साथ V2, ING, ये काम नहीं करते हैं हम लोग। मेरा पर्पस है आपके दिमाग में जो बचपन से क्रैमिंग भरी पड़ी है उसको निकालना। तो ये सिर्फ उनके लिए जिनका बेस वीक है। अच्छा खासा बेस अगर हो आपका, आप डी कोड करिए मेरे साथ इंग्लिश यूट्यूब पे बहुत ही जल्द। एक तो सैटरडेज को मिलते हैं, सैटरडे को 1 बजे, हर शनिवार शार्प 1 बजे मेरे साथ यू कैन डी कोड इंग्लिश माय वे। देन यू टॉक अबाउट just eliminating the 120 rules of grammar and getting the 120 guaranteed classes for it. Editorial किस काम का? Somebody has already thought about it, somebody has written it, somebody has already presented his thoughts. आप क्या करेंगे पढ़ के? उसके थॉट्स पढ़ने आए हैं हम। मुझे डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम आज लिखना है, जो मुझे उसके थॉट्स चाहिए, और वो तो उसके थॉट्स हैं, पता नहीं कितने बायस होंगे, एक तरफ को तो नहीं जा रहे हैं, किसी सिमिलर या कोई स्पेसिफिक चीज का समर्थक तो नहीं है, वो किसी एनजीओ से तो नहीं जुड़ा हुआ है वो। आप कितना बैक हिस्ट्री जानेंगे? अब एक एडिटोरियल के आर्टिकल करके नो डाउट देयर आर पर्संस विद वेरी गुड नॉलेज और वो अच्छी पोजीशन पर है, ऐसा वैसा न्यूज़पेपर उनको नहीं रखेगा, पर क्या वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है? उससे बेटर है ना एग्रीकल्चर बेस्ड पढ़ते हैं और इंग्लिश लगाते हैं। बिकॉज अगर वो आर्टिकल भी इंग्लिश में लिखा गया है तो इंग्लिश तो लैंग्वेज अभी बताया, फिर डरना किस बात का? नहीं जी, मैं तो वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मुझे आते हैं, वही पैसेज पढ़ाऊंगा जो पहले आया हुआ। क्यों भाई, नए नए लाइए। आज अगर 15 मई है तो 14 मई का आर्टिकल ले आइए, बस इतना ही होना चाहिए। सो एडिटोरियल छोड़िए, फ्यूजन ऑफ इंग्लिश विद एग्रीकल्चर पे ध्यान दीजिए कि अगर इंग्लिश डिकोड करेंगे साथ साथ एग्रीकल्चर का ग्रहण करते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ प्री क्लियर करना मेन क्राइटेरियन नहीं है, मेंस भी तो आपका एक स्टेपिंग स्टोन है। सो ये सिलेबस की तरफ छोड़कर तरीके की तरफ जा रहे थे, पर सिंस एग्जाम कंपटीशन लेवल का है तो सिलेबस तो मस्ट है। तो ये सबसे पहला पार्ट आया जो मैंने आपको बोला, द बेस ऑफ इंग्लिश। आप मेरे साथ बेस करते हैं। बेस का मतलब है टॉपिक वाइज। नॉर्मली क्या कहा जाता है, ये टॉपिक बड़े डार्क होते हैं। डार्क मतलब कहता है ये जो मैंने टॉपिक वर्ड लिखा है ये स्टार्ट बड़े डार्क वे से होता है। मतलब सर जब भी एक टॉपिक स्टार्ट हो तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। जब वो एंड होने लग जाता है इट सीम्स ब्राइट लाइक द कलर ऑफ अ सन। अब ये क्या सीन है? कहता कोई भी स्टार या सन की बात करेंगे उसकी तरफ ब्राइट लगने लग जाता है ये। मतलब आपको अगर लगता है आपका बेस वीक है फिर तो मेरी 120 क्लासेस आप जरूर लगाइए, बट अगर आपको लगता है आपका बेस ठीक ठाक है तो आई गेस आप YouTube क्लासेस तक ही रहिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। दूसरी बात, ये बेस का मतलब ये नहीं है कि आपको नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन। जी हां, इंप्लीमेंटेशन। वोकैबुलरी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। क्यों? वो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो आता है उसके साथ मिक्स होके आ जाती है और लिखा होता है एज यूज इन द पैसेज। पर कहा जाता है वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो इंग्लिश स्ट्रांग है। देखो, मैं आपको उस राह पर नहीं लेकर जाऊंगा जो नॉर्मली किया जाता है। आइए पढ़ते हैं रूट वर्ड्स, क्योंकि ये रूट पढ़ते पढ़ते
आप जो एग्रीकल्चर के रूट्स हैं, रूट तो छोड़िए, एग्रीकल्चर में रूट के साथ साथ स्टेम, लीव और ब्रांचेस भी आपकी कमजोर हो जाएंगी अगर इसको याद करने पे आए। उतना ही समय एग्रीकल्चर को याद करने में लगाइएगा, मेरी राय आपसे ये रहेगी। तो कहता है अगर ये रूट, लीव, स्टेम, ब्रांचेस कमजोर हो गई तो फ्रूट आपको मिलेगा, ये तो भूल ही जाइए, फ्रूट नहीं मिलेगा फिर आपको। सो मेक श्योर वोकैबुलरी सेकंड स्टेप पे रखें। कराऊंगा मैं जरूर, 120 क्लासेस उसी के लिए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपका बेस ठीक है तो आप वोकैबुलरी को सेकंड स्टेप में रख सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट योर रीडिंग, आपकी पावर किस चीज की, कॉम्प्रीहेंड करने की चीजों को। कॉम्प्रीहेंड मतलब जो किसी ने सोचा और लिखा उसी का मतलब निकालकर उसका मीनिंग ग्रास्प करके क्वेश्चंस का आंसर देना। पर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आई विल गेट इट फॉर यू, स्पेशली फॉर यू एट यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद द फ्यूजन ऑफ इंग्लिश विद एग्रीकल्चर। आर्टिकल होगा एग्रीकल्चर का, वो भी हॉट टॉपिक न्यूज में से, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और वही चीज मैं कॉम्प्रिहेंशन में, ग्रामर में और वोकैब में लेके आऊंगा, ताकि एक तीर से दो निशाने हो जाएं। फिर आता है, ध्यान से देखना, पैसेज मेकिंग, एरर स्पॉटिंग, जंबल वर्ड्स, सेंटेंस फ्रेमिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इतने सारे याद करके क्या करेंगे आप सिलेबस, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे। ऐसे कहता है, ध्यान से देखिए, ये कुछ क्रैम करने का नहीं है। ग्रामर के लिए तो पीएस यानी पीयूष सरदाना अवेलेबल है। वोकैबुलरी 5% आती है और वो भी पैसेज बेस्ड आती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो आपका रीडिंग पर बेस्ड, पर रीडिंग अगर आप वो फ्यूजन क्लासेस लगाएंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। रीडिंग का मतलब ये नहीं है बचपन वाली जो टीचर बोलती थी, पढ़, पटर 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 करके पढ़ते थे। रीडिंग का मतलब है पढ़ते पढ़ते अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ आ रहा है, आर यू एबल टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ इट, आर यू एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब उसके अंदर का कुछ मीनिंग निकाल पा रहे हो जो वो कहना चाह रहा है लेकिन लिखा नहीं है। दैट इज वेयर यू स्टार्ट कॉम्प्रिहेंडिंग द थिंग्स, बट दैट इज सुपर इजी एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट विद पीयूष। आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड की जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, तो आइएगा, मस्ती से लगाइएगा, इंग्लिश मस्ती मस्ती में निकल जाएगी। चाहो तो फीडबैक ले लो स्टूडेंट से जो ऑलरेडी कर रहे हैं। आई हैव क्रॉस द 20th क्लास टुडे एंड 20th क्लास में दे हैव बिकम प्रो इन एलिमिनेटिंग द थिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। इवन टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में तो उन्होंने एरर निकालना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल हाँ, सही सुना, एरर्स निकालना शुरू कर दिया है। Then there is passage making. How do you make a passage? Everyone eyes on board. How do you make a passage? Sir, making a passage is very simple. What is a passage? Passage वो होता है जो बड़ा सा पैराग्राफ होता है। आपको वर्ड्स आने चाहिए, वर्ड्स ग्रामर से आते हैं, वर्ड्स के बाद सेंटेंस आने चाहिए, सेंटेंस भी ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब, टेंसेस, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजंक्शन से आते हैं। पर जिनका वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, उनको 120 क्लासेस की जरूरत है ही नहीं। तो ये 120 क्लासेस में आप प्रो हो जाएंगे ग्रामर में। तो कहता है ये जो वर्ड सेंटेंस हैं ये आप बनाना सीख जाए तो आपको नहीं लगता आप पैसेज मेकिंग सीखेंगे? जी बिल्कुल हाँ। एरर स्पॉटिंग, एक सेंटेंस आपने लिख दिया है, अब वो लिख कर देगा आपको सेंटेंस। सेंटेंस लिखने के बाद यू नीड टू स्पॉट, दाग लगा है वहां पे, स्पॉट है एक, उसको निकाल लो। बताना नहीं है वहां पे क्या आएगा, बस अटपटा लग रहा है तो मार्क कर दीजिए, स्पॉट कीजिएगा। जंबल वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स कभी इधर है कभी उधर है, यानी सेंटेंस उल्टा पुल्टा है, वर्ड्स उल्टे पुल्टे हैं, तो करिएगा ठीक उन वर्ड्स को जो जंबल हो रखे हैं। सेंटेंस फ्रेमिंग, भाई साहब कोई चीज फ्रेम करते हैं तो नॉलेज तो जरूरी है, और यहां नॉलेज किसकी बात हो रही है? ग्रामर की। तो ग्रामर आपको क्या नहीं करा सकता है ये मुझसे पूछेगा। ग्रामर है तो बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए हैं तो जरूरत नहीं है। जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल की बात करें हम, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस में ब्लैंक्स दिए उसमें फिल करना, फिर से नॉलेज चाहिए थोड़ी सी ये और बाकी की ये। वाई डू आई पुट ऑन मोर फोकस कि डायरेक्ट रीड करो? ऐसा नहीं है कि भैया प्रैक्टिस तुमको करेगी मैं पढ़ा कर गया ना, मैं तो सामने खड़ के निकलवाऊंगा आंसर।
ये नहीं कि इसका आंसर ये है, चलो मार्क करो चले आगे। अरे टीचर ने ही कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, टीचर ही बोलता देखो यहां लिखा आया ना, तुम भी हाँ लग जाते हो। जो सन चार्ज्ड टॉयज होते हैं कार में बड़े सारा टाइम, है ना, सही है फ्री दे रहा है ना, हाँ में हाँ मिला, बुरा मत बोल, इसकी तारीफ कर, फ्री दे रहा है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड गाइज। आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स टू मेक श्योर दैट यू पुट इन योर एफर्ट्स एज वेल। If we put in our efforts, then we can make sure that these things never happen and we are into the logical way of studying English with Piyush at ACC. अब देखिएगा, what does it say? Now what is the approach? सर नहीं निकलता है, मैंने टॉपिक वाइज बहुत टीचर की क्लासेस लगा ली हैं, बहुत सारा लगाया है, अभी भी मेरे से एरर नहीं निकलते हैं, रीअरेंजमेंट में फंस जाता हूं, कॉम्प्रिहेंशन गलत होता है, जंबल सेंटेंस जंबल ही रह जाते हैं। अरे भाई साहब, there is a thing that we go by this, and what does it say? It says one thing. मैं कैसे पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने स्टार्ट कराया सब्जेक्ट वर्ब से, सब्जेक्ट वर्ब को डिसाइड कराता है बहुत ही खूब, हाँ पता है हमें। तो आपको पता है सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो नाउन प्रोनाउन तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद पढ़ना ही पड़ेगा। रुकिए, जब नाउन आता है अपने से पहले एक आर्टिकल लेकर आता है, तो ऑर्डर देखो अपने आप बन गया। कैसे, ये देखिएगा, एक नॉर्मल सेंटेंस, अ बॉय इज स्टडिंग, अ बॉय इज स्टडिंग। अब सुनिएगा, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, आगे इज स्टडिंग हुआ मेरा वर्ब, तो सब्जेक्ट भी आया और वर्ब भी आया। रुकिए, सब्जेक्ट या तो नाउन है या प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो नहीं है तो ये नाउन है, अब नाउन है तो आर्टिकल भी आ गया। लीजिए, सबसे पहले पढ़िएगा सब्जेक्ट वर्ब मेरे साथ, फिर पढ़ाएंगे आपको आर्टिकल, और आर्टिकल लगता नाउन के लिए तो नाउन तो फ्री मिलेगा इसके साथ, और नाउन को रिप्लेस करते हैं आप प्रोनाउन से। बार बार अ बॉय थोड़ी ना आएगा, कभी कभी ही का भी दिल करेगा, बार बार नहीं अच्छा लगेगा। जब ये हो जाए तो ये इस स्टडिंग ही क्यों आया, स्टडीज क्यों नहीं आया? जी आ सकता है, मतलब बदलेगा। ये कैसे पता लगेगा? टेंशन की जरूरत नहीं है टेंस में, लोगों के चेहरे टेंस्ड हो जाते हैं जब वो टेंसेस का नाम सुनते हैं, ऐसा नहीं। टेंसेस में पढ़ाया जाएगा ये क्यों और वो क्यों, यहां तक एक टेंस पूरा होते ही आपको पता भी नहीं लगेगा, इंग्लिश का सेंटेंस पूरा हो जाएगा। देखिए वहां पर, अ बॉय इज स्टडिंग या ही स्टडीज, सेंटेंस पूरा। तो बस ऐड करते हैं कुछ और उसको सजाना स्टार्ट करते हैं। फिर आप मेरे साथ पढ़ेंगे इनको सजाना कैसे है। अ बॉय इज स्टडिंग बेटर देन यू, अ बॉय इज स्टडिंग वेल, ये सब चीजें। फिर बताऊंगा कहीं जगह तो नहीं आ गई इनकी चेंज, मतलब इन द क्लास, बिसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, तो पोजीशन भी देखेंगे, कहीं क्या पता पोजीशन चेंज कर दी जाए। अरे अरे अरे, जंक्शन कहां से भूल गए, जुड़ाव, जैसे रेल की पटरी जुड़ती है, चंडीगढ़ में चौक जुड़े जाते हैं, चार राहों को जोड़ने वाला चौराहा यानी जंक्शन, तो जंक्शन कैसे भूल गए, सेंटेंस जुड़ेंगे भी तो सही, ही स्टडीज एंड स्कोर्स वेल, तो ये जुड़ने वाले चीजें क्या हो जाती हैं, कंजंक्शन। जब आप जोड़ना सीख गए हैं तो रीअरेंजमेंट पढ़ लीजिए, जंबल सेंटेंसेस। जोड़ना सीख ही गए हैं दो को, तो क्यों ना छह को जोड़ा जाए। जी बिल्कुल, रीअरेंजमेंट यही कहता है, जब छह जोड़कर एक पैराग्राफ बना ही लिया है तो क्या ना उसको पढ़ के हम क्वेश्चन भी निकाले, कॉम्प्रिहेंशन। जी बिल्कुल सही, जब कॉम्प्रिहेंशन पूरा पैसेज पढ़ ही लिया है तो क्यों ना उसमें ब्लैंक्स दिए जाए क्लोज टेस्ट की तरह और उसको पूरा करें। ये रहता है अप्रोच टू इंग्लिश विद मी। यू विल नेवर रियलाइज कि आप यहां से कितना स्मूथली यहां पहुंच गए, और साथ साथ जो मॉक करेंगे आप, वहां पे आपके नंबर कैसे ग्राफ की तरह बढ़ते रह गए। तो गाइज, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस करके दिखाऊंगा। मेक श्योर वी आर ऑन आवर प्रॉपर राइट पाथ टू कॉम्प्रीहेंड ऑल द थिंग्स दैट कम इन इंग्लिश एग्जाम। जो भी इंग्लिश में आती है वो सारी चीजों को कॉम्प्रीहेंड करना स्टार्ट करें, और इस बार दृढ़ निश्चय ले ले कि भाई साहब बाजी तो मेरी ही है, एएफओ तो मुझे बनना ही बनना है, मेरा ड्रीम जॉब जो है वो मुझे निकालना ही निकालना है। Why just AFO? Why not NABARD? Why not the other exams? Yes, बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मैं यहां पर लैंग्वेज लेकर आ रहा हूं, और इंग्लिश लैंग्वेज तो हर एग्जाम में आती है।
ये तो है नहीं स्पेसिफिकली एएफओ की है। हाँ, एएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो बूस्ट देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो करने चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी एग्जाम्स नहीं कर सकते। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म विद पीयूष, वेयर यू विल लर्न न्यू टेक्निक्स एंड वेज टू decode English, not to cram any single word. No V1, V2, V3, V4, V5. No is MR ING, no to be का first form, second form. No will, model, ये सब कुछ नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग अपने आप खेलना पसंद करेगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द YouTube के सेशन पर। मैं पीयूष ACC की चंडीगढ़ शाखा से आपको ऑल द बेस्ट कहता हूं। Hello everyone, I Rishika, your reasoning faculty on Agri Coaching Chandigarh, welcomes you to the IBPS AFO Prelims Introductory Session. इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके IBPS AFO एग्जाम के प्रीलिम्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके एग्जाम में आता क्या है, आपके एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं, उनको करने की क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने चाहिए, 40 मिनट्स में 15 क्वेश्चन में से कैसे एफिशिएंसी लेके आए, कौन से क्वेश्चंस पहले करने चाहिए, कौन से बाद में करने चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो इस सेशन में हम बात करेंगे इन्हीं सभी छोटी छोटी बातों के बारे में, जिससे आपके IBPS AFO प्री के रीजनिंग सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम पैटर्न में आपके हर एक सब्जेक्ट के सेक्शनल टाइमिंग होती है, सेक्शनल मार्क्स होते हैं और वैसे ही सेक्शनल कट ऑफ होते हैं। सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ से क्या मतलब है कि अगर आपके पास सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको उसी टाइम पीरियड में इंग्लिश के क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर रीजनिंग सेक्शन आता है तो उसी टाइम पीरियड में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आपके पास रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, साथ में 50 मार्क्स होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलता है। वहीं पे टाइम की बात करें अगर, तो 40 मिनट्स मिलते हैं आपको 15 क्वेश्चंस करने के लिए। तो देखिए कितना कम टाइम है और क्वेश्चन जो है वो आपके पास कितने हैं, 50 क्वेश्चंस है। तो बोलने का मतलब हर एक सवाल के लिए आपके पास लेस देन 1 मिनट होता है इन सवालों को करने के लिए। वहीं पे बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग जो आपके मार्क्स पेपर में होती है वो जनरली होती है 0.25 पर क्वेश्चन, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग। सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग के सिलेबस को लेके। आई होप आप सबको पता है रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है। जनरली बैंकिंग के सभी एग्जाम्स में जो भी सिलेबस आता है वो आपका क्या होता है, सेम ही होता है। जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा गया है, आपके पास जो टॉपिक्स होते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर रैंकिंग, सिलोगिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी और साथ में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। आपके सारे के सारे IBPS AFO यानी कि IBPS वाले जो एग्जाम्स होते हैं, IBPS जिन एग्जाम्स को कंडक्ट करता है, जनरली उनमें सारा का सारा सिलेबस जो होता है वो सिमिलर ही होता है। बट स्टिल देखो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। चाहे आप IBPS क्लर्क PO के प्रीलिम्स की बात कर लो, चाहे IBPS AFO प्रीलिम्स की बात कर लो, वहीं पे चाहे IBPS PO AFO मेंस की बात कर लो, तो सारे कहीं ना कहीं पे आपका सिलेबस जो है वो क्या होता है, सेम होता है। बट सिर्फ डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस होता है आपके पास लेवल का। हर एक क्वेश्चन के, हर एक टॉपिक के कुछ लेवल्स होते हैं। आपके प्री में अलग, IBPS PO प्री में अलग आएगा, IBPS AFO प्री में अलग आएगा, IBPS PO मेंस में अलग आएगा। इसी तरह से आपकी जो हर एक टॉपिक का लेवल होता है वो एग्जाम टू एग्जाम क्या करता है, वेरी करता है। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चों में सबसे ज्यादा गलती जो होती है वो यही होती है कि वो पढ़ ही बहुत इररेलेवेंट रहे होते हैं। पढ़ने का एक सही तरीका होता है। जैसे कि IBPS AFO का एग्जाम जो जर्नली होता है वो क्या होता था, इस साल से पहले एक सिंगल शिफ्ट में आता था, तो बहुत चूजी हो जाता था टॉपिक्स को निकालना क्वेश्चन करने के लिए। जैसे कि अभी हम बात करें आपकी कोडिंग डिकोडिंग में, तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत तरह के सवाल होते हैं। चाइनीज कोडिंग होती है, लेटर टू लेटर कोडिंग होती है। तो जनरली जब एक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आपके पास बहुत एग्जामिनर को बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से क्वेश्चंस को, कौन से टाइप क्वेश्चंस को डालना है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है ये समझना कि कौन से टाइप का सवाल जो है वो आपके पेपर में आएगा और कौन से टाइप का सवाल ऐसा है जो नहीं आएगा। बट इस बार आपका पेपर जो था वो डबल शिफ्ट में था, यानी कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था।
और जब वो 2 शिफ्ट में हुआ था तो हर एक तरह के सवाल को कवर किया गया था। तो बोलने का मतलब जहाँ पे पहले स्टूडेंट ये सोच लेते थे कि हाँ, ये वाला तो नहीं आता है, इस तरह का सवाल नहीं आता है, मैं सिर्फ वो वाला करूँगा, तो अब वो थोड़ा-सा मुश्किल है। क्योंकि अगर आपका डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम होना शुरू हो जाते हैं, तो आपको बहुत ही समझदारी से पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं सोच सकते हो कि हाँ, सिर्फ ये ही आएगा, क्योंकि देखो 2 शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस की वैराइटीज़ देखने को मिलेंगे। अब देखो आपके आईबीपीएस ए4 के जो एग्ज़ाम है, उसमें जो सवाल दिए गए हैं, जो क्वेश्चन टॉपिक्स दिए गए हैं, उसका लेवल बहुत ही डिफरेंट है आपके आईबीपीएस क्लर्क प्री और आपके आईबीपीएस पीओ प्री के हिसाब से। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मैं आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर लूंगा कहीं से भी, तो मेरा शायद आईबीपीएस एएफओ का प्री भी हो जाएगा। ऑफ कोर्स नो। देखो, आपके पास 2 लेवल होते हैं। एक होता है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के प्री की बात करें। एक होता है आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क की मेंस की बात करें। आपका जो प्रीलिम्स होता है आईबीपीएस एएफओ का, वो इसके बीच में होता है। आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स जो होता है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में एग्जाम लाई करता है। तो जनरली ये सोचना कि मैं क्लर्क की तैयारी कर लूं, क्लर्क के लेवल की प्रैक्टिस कर लूं या फिर पीओ मेंस की प्रैक्टिस कर लूं, वहां से हमारा प्री हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा गलत स्ट्रेटेजी होती है ये स्टूडेंट्स की। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लर्क लेवल का कर रहे हो तो दैट मीन्स आप प्री तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो आपके आईबीपीएस एएफओ के लिए। वहीं पे अगर आप पीओ मेंस की तैयारी करते हो कि आपको ये लगे कि मैं पीओ मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस करना, तो मेरा भी आईबीपीएस एएफओ प्री तो हो ही जाएगा। तो दैट्स अगेन अ रॉन्ग अप्रोच टू डू योर स्टडी। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने हाई लेवल पे पढ़ोगे तो आपका जो एएफओ का मेंस है कहीं ना कहीं पे वो रह जाएगा। तो आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। तो एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए कि आपको कौन से तरह के सवाल करने हैं प्रैक्टिस और कौन से तरह के नहीं करने हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके सिलेबस की, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो आपके पास 2 टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम वेटेज जो आपके पेपर में है वो किसकी है? सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है और बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में फोबिया होता है सिटिंग अरेंजमेंट को लेके और साथ में किसको लेके? पजल्स को लेके। तो देखो, हर एक एग्जाम में चाहे आपका आईबीपीएस एएफओ प्री हो, चाहे एफसीआई का एग्जाम होगा, चाहे सीडब्ल्यूसी का एग्जाम होगा, किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जो 60 to 70% वेटेज कवर करता है और ये बहुत ही ज्यादा स्कोरेबल टॉपिक होता है आपके हर एक एग्जाम में। बच्चों को ये लगता है कि नहीं, हमें सेटिंग अरेंजमेंट नहीं करना है, हमारे से नहीं हो रही है, टफ हो रही है, इसके अलावा हम अपना पेपर जो है वो क्या कर लेंगे? क्वालिफाई कर लेंगे। ऑफ कोर्स यस, ये जो आपका मिसलेनियस पार्ट है, इसके अलावा अगर आप सारा का सारा करते हो तो शायद आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो है रीजनिंग की वो क्वालिफाई हो जाएगी। बट अगर आपको ध्यान रहे तो आपकी एक ओवरऑल कट ऑफ भी होती है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमी रह जाती है, क्योंकि आपका गोल सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ को निकालना नहीं होता है। आपका जो गोल होता है वो आपके ओवरऑल स्कोर को भी क्या करना होता है? क्वालिफाई करना होता है। तो उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए, रीजनिंग में बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए विदाउट सिटिंग अरेंजमेंट आप नहीं सोच सकते हो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर वहीं भी बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो जनरली कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन पे कितने होते हैं? मतलब 4 to 5 डायरेक्शंस होती है, मतलब इंस्ट्रक्शन मिलेगी आपको, हर एक इंस्ट्रक्शन पे 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो देखो 4 से 5 करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि 40 मिनट्स में आप इतने सारे सवालों को कर ले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है, एटलीस्ट आपको कितने तरह के करने हैं? दो सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको बनानी ही बनानी है। नाउ द थिंग इज कि कौन सी चूज करनी है, कौन सी स्किप करनी है। देखो, नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, चाहे आप बात कर लो सिटिंग अरेंजमेंट की, सर्कुलर होती है, लीनियर होती है, डबल रो होती है, पैरेलल रोज, आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है सिटिंग अरेंजमेंट में भी, आपके पजल्स में भी। तो ये आपको चूज करना है कि आपको कौन सी अच्छी लगती है और कौन सी ज्यादा डुएबल है। अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं तो एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो डेफिनेटली आपके हर एक एग्जाम में आती ही आती है, और साथ में जहां पे आपके पास नंबर ऑफ पर्संस मिसिंग होते हैं वो भी हर एक एग्जाम में देखने को मिलती है। तो देखो, अब आपको इन 2 टॉपिक्स पे कमांड बनानी है, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो। हर बार ये सोचना कि मैं सिर्फ 2 तरह के सवाल पढ़ूंगा, सिर्फ उन दोनों को करूंगा और शायद मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये बच्चों की बहुत गलत सोच होती है। आपको हर एक तरह के सवाल को सीखना है
क्योंकि हमें भी नहीं पता होता है कि एग्जाम में कौन से तरह का सवाल आपसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ट्रिकी होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। तो हर एक तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको समझना है और हर एक सवाल को करना है। वहीं पे बात करूंगी मैं अगर मशीन इनपुट आउटपुट की, अगेन बच्चे इस टॉपिक को हर बार एग्जाम में जाने से पहले इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि ये टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट ही नहीं है। वो अलग आपकी बहुत ही गलत सोच है। इस बार भी आपके एग्जाम में इनपुट आउटपुट एक ऐसा टॉपिक था जिसने बच्चों को आपके एग्जाम क्वालिफाई कराने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है। और ये जो आपका सवाल है ये 4 to 5 मार्क्स का आता है। तो हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये सोचना कि मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, ये टॉपिक स्किप करूंगा, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, मुझे यही पढ़ना है, तो ये सबसे गलत अप्रोच होती है। आपको सारा का टॉपिक्स को क्या करना होता है, पढ़ना होता है। बट द थिंग इज कि अब इतना ज्यादा सिलेबस है आपके पास कि आपको क्या करना है। हर एक टॉपिक पे कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक इजी लेवल होता है, एक मॉडरेट होता है। अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड में आपके पास फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, और एक आपके पास कोडेड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको खुद को सोचना है कि आपको कौन से तरह के सवाल करने हैं। ये सारी की सारी बातें हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो आपको सबको अच्छे से बहुत ये बातें समझ में आएंगी कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको क्या करनी चाहिए, स्किप करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये होता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस के लिए कंटेंट चाहिए, कितने लेवल पे प्रैक्टिस करें, कितना प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम लोग ये स्किप कर सकते हैं, एक दिन में कितनी सिटिंग अरेंजमेंट लगानी चाहिए, पजल लगाने चाहिए, ना जाने कितने थॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स के इस वाले टॉपिक को लेके। तो देखो, सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिस करने का एक प्रॉपर वे होता है वो होता है प्रैक्टिस करना और टेस्ट लगाना। टेस्ट में बात करूं तो पहले आपको, जब अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेली पीडीएफ्स को सॉल्व करना चाहिए। डेली पीडीएफ्स का मतलब कि आपको 20 to 30 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने चाहिए। अब अगर बात करें कि कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, पहले एक टॉपिक को पढ़िए, फिर उस टॉपिक में आप क्या करो, उस 20-30 क्वेश्चन डेली उस टॉपिक पे लगाना शुरू कर दो। जब आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं और मुझे आते हैं टॉपिक्स, तो आप क्या करो, मिक्स क्वेश्चन की डेली पीडीएफ्स लगाना शुरू करो। जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा इसको लेके, फिर आप क्या करो, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन का टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि 50 क्वेश्चंस होने चाहिए, ये लिख रही हूँ मैं साथ में, 50 क्वेश्चंस फुल लेंथ टेस्ट होना चाहिए बट टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल सिलोगिज्म का टेस्ट लगा दो, साथ में किसका टॉपिक लगा दो, ब्लड रिलेशन का टेस्ट लगा दो, इनइक्वालिटी का। देन जब आपको लगेगा कि अब मेरा टॉपिक वाइज टेस्ट में भी अच्छा स्कोर हो रहा है, मैंने बहुत अच्छे से इंप्रूव कर दिया है, फिर आप कौन से क्या चीज कर सकते हो, मॉक टेस्ट पे इंप्रूव कर सकते हो। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है, और सबसे बड़ी गलती है ये स्टूडेंट्स की, कि अगर मुझे 10 में से 5 टॉपिक आते हैं तो मैं सिर्फ 5 टॉपिक के बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देता हूँ। वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहां से आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या खुद में इंप्रूवमेंट कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी लगाया जाता है जब आपके तीनों सब्जेक्ट्स के तीनों टॉपिक्स, मतलब सारे के सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। जब आपको लगेगा कि अब मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई हो चुकी है, अब मुझे खुद में इंप्रूवमेंट करनी है और मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तब आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। हमेशा ये सोचना कि मैं मॉक को पॉज कर दूं, फिर मैं सिटिंग अरेंजमेंट बना दूं, पजल बना दूं, यहाँ से आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलती है। हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मैम हमने मॉक में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था बट एग्जाम में नहीं हुआ। तो उसमें 2 तरह के फॉल्ट होते हैं। पहला फॉल्ट ये होता है कि आप क्या करते हो, आधे टॉपिक्स को पढ़ के टेस्ट करते हो, आधे टॉपिक्स आप छोड़ देते हो, फिर आप क्या करते हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मान लो आपने क्या किया, 10 में से 5 टॉपिक पढ़े, उन 5 टॉपिक को पढ़ के आपने क्या किया, मॉक लगाना शुरू कर दिया। अब जो आप 40 मिनट्स डिवाइड करोगे वो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ उन 5 टॉपिक पे दे रहे हो। अगर उस 5 टॉपिक में से 25 क्वेश्चन भी आपको मॉक में दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने 40 मिनट्स में सिर्फ और सिर्फ उन 25 क्वेश्चन पे क्या कर रहे हो, टाइम दे रहे हो। तो आप तो खुद ही अपना जो टाइम है वो क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो दैट्स नॉट द करेक्ट अप्रोच कि आप क्या करो, मॉक को शुरू कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं 25 मिनट में 25 नंबर, देखो 5 टॉपिक्स पढ़ोगे, 25 क्वेश्चन होंगे, आप 45 मिनट्स में 25 क्वेश्चन कर भी लोगे, तो क्या वो आपके लिए कोई अच्छी बात है? ऑफ कोर्स नो। मॉक का मतलब ही ये है कि जब आपको सारा आता हो, आपको 50 के 50 क्वेश्चंस आते हो, उन 50 क्वेश्चन को 40 मिनट्स में कैसे मैक्सिमम किया जाता है, उसी को मॉक टेस्ट बोला जाता है।
मॉक टेस्ट में भी आपके तरह तरह के लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है आपके पास मॉडरेट मॉक्स होते हैं, दूसरे आपके पास हार्ड लेवल मॉक्स होते हैं। तो पहले बात करूंगा मॉडरेट की। ऑफ कोर्स यस, अगर आपने टॉपिक वाइज टेस्ट भी कर लिए हैं, आपने डेली पीडीएफ भी कर लिया, तो आपको मॉडरेट लगाने पड़ेंगे। तो आप क्या कीजिए, मॉडरेट लेवल के टेस्ट को लगाना शुरू कीजिए। फिर आपको लगेगा कि अब मेरा स्कोर जो है बहुत अच्छा आ रहा है मॉडरेट में। फॉर एग्जाम्पल आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 125 होते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि 125 में से मेरे 80 मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, मॉक का मतलब क्या है, तीनों सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। तो जब आपको लगेगा कि हाँ उसमें मेरे अगेन 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हार्ड लेवल पे इंप्रूव कर सकते हो। अब देखो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स को ये चीज दिक्कत देती है कि यार जहां पे मैं मॉडरेट में 80 स्कोर कर रहा था, वहीं भी मैं हार्ड लेवल पे कहीं ना कहीं सिर्फ 30 स्कोर कर रहा हूँ। क्या मेरे को सच में आता है या नहीं आता है? अगर मैं बात करूं आपके आने की, तो कहीं ना कहीं सच में आपको बहुत कम आएगा अगर आप हार्ड लेवल पे 30 पे स्कोर करो। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती है उन 80 मार्क्स को स्कोर करके खुश रहना। उनको लगता है कि मैंने 80 मार्क्स ले लिए, वो उसी खुशी में रहते हैं, वो हार्ड लेवल पे जाते ही नहीं है। देखो, जो मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं वो आपकी स्पीड बनाने के लिए होते हैं कि आप कितने फास्ट कर सकते हो। तो आई मस्ट से कि 125 में से आप 110 में अपना टारगेट लोगे तो वो भी कम है, क्योंकि मॉडरेट लेवल के टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा स्पीड को काम करना होता है। अगर वहीं पे बात करूं हार्ड लेवल की, तो हार्ड लेवल ही आपके एग्जैक्ट मॉक होते हैं जो आपको पता चलता है कि आपको कितना ज्यादा आता है और आप कितने टाइम में कितने तरह के सवाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए पेपर में, क्या नहीं किया जाना चाहिए, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके टाइम को बचाना। आपको ये भी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और आपको कब उसको करना है और कब उसको नहीं करना है। अगर मैं बात करूं आपके पेपर की, मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन खोला और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट खुलता है। आपके पेपर में मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक किया और फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका सिटिंग अरेंजमेंट ओपन होता है। आपको विद इन दी 5 सेकंड समझ में आ जाना चाहिए। 5 सेकंड्स आर मोर देन सफिशिएंट कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं किया जा सकता है। वो कौन सी सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसी है, उसको भी देख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चों को क्या करते हैं, जनरली 1 से 2 मिनट टाइम वेस्ट करेंगे उस सिटिंग अरेंजमेंट पे कि हाँ मैं देख लेता हूँ किस तरह का है, मेरे से होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स नो, 1 से 2 मिनट भी आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। आपने देख लिया कि 5 सेकंड में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके पास जो साइड पे बार खुली होती है वहां से क्लिक करो क्वेश्चन नंबर 6 पे। वाई 6? क्योंकि जनरली जो आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट होता है उस पे 4 to 5 क्वेश्चन भी होते हैं। अब देखो, आईबीपीएस वाले हमारे से बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपके साथ स्कैम करते ही करते हैं। हमें लगता है कि 1 पे 5 है, कई बार हो जाता है 1 पे 4 ही हो जाता है कई बार 1 पे 3 ही हो। तो जब भी अगर आप डायरेक्ट 6 पे क्लिक कर रहे हो, तो एक बार प्रीवियस 5 को जाके चेक करो कि क्या वो सेटिंग अरेंजमेंट का ही सवाल था। देखो, इन सारी चीजों में सेकंड्स लगते हैं और जो बच्चे प्रोसीजर करते हैं उनमें मिनट्स लगते हैं। 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं आपको बैक टू नेक्स्ट जाने में। आपने फटाफट से बैक किया 5 क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ये सिटिंग अरेंजमेंट है, देन मूव कर जाओ 6 पे। अगर 6 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस का मतलब क्या होता है, जो आपके बाकी टॉपिक्स होते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, उस तरह के जब सवाल होते हैं, अगर वो 6 क्वेश्चन मिसलेनियस है, तो ऑफ कोर्स विदाउट एनी अनदर थॉट आपको उस सवाल को करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि सारे का सारा पहले पेपर देखोगे उसके बाद करना शुरू करोगे। जब आपने 6 क्वेश्चन को देख लिया कि ये कोई मिसलेनियस का क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ब्लड रिलेशन की, अगर ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपको उस सवाल को बिना सोचे समझे सॉल्व करना है। जब आपने 6 to 7 क्वेश्चन कर लिया, देखो आपके पेपर में ना कहीं आपको सेटिंग अरेंजमेंट ही देखने को मिलती है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको ऑलरेडी इस दिमाग से, इसी माइंडसेट से जाना है कि भाई मुझे ना 50 क्वेश्चन में से कहीं 30 क्वेश्चन तो सेटिंग अरेंजमेंट के ही देखने को मिलेंगे। फिर आपने 6 to 7 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब सब जब आप 10 क्वेश्चन पे पहुंचोगे तो आपको लगेगा फिर 10 आपके पास सेटिंग अरेंजमेंट आ गया। अब 10 सेटिंग अरेंजमेंट आ गया तो वही अप्रोच विद इन 5 सेकंड डायरेक्ट मूव करो। डायरेक्ट मूव किस पे करना है, 14 क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको पता है ना कि 5 क्वेश्चन होता है। जब आप 14 पे मूव कर गए तो 14 की भी यही अप्रोच होनी चाहिए कि एक बार 13 को देख लो कि वो सिटिंग अरेंजमेंट का ही सवाल था या नहीं था। चलो फिर इस तरह से चलते चलते फिर मान लो अगर आपके पास 15th क्वेश्चन पे अगर सवाल आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, अगर आपने तैयारी कर ली है आपके आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स एग्जाम की, तो शायद आपको पता होगा कि आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के जो सवाल आते हैं वो 1 नंबर का सवाल होता है और वो सवाल कहीं इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है।
अगर मैं मिसलेनियस में बात करूं, कोई टॉपिक ऐसा छोड़ने वाला होता है जो सबसे लास्ट में किया जाता है, तो वो होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो आजकल सवाल आ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीरीज। जो आपकी लेटर नंबर सिंबल सीरीज होती है वो डुएबल होती है, उसको किया जा सकता है। बट जो अभी आपके एग्जाम पैटर्न में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का सवाल आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत लेंदी सवाल होता है, और 1 मिनट में भी वो सवाल नहीं बनता है। तो 2-3 मिनट में एक सवाल पे टाइम लगाना कहीं ना कहीं एग्जाम में बेवकूफी होती है। ये आपका सेम प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट आपने मूव किया, सिलोगिज्म मिलेगा। ऑफ कोर्स सिलोगिज्म 1 मिनट में 3 सवाल होते हैं, और आप सभी को पता है कि सिलोगिज्म आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी हुई है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सिलोगिज्म के बारे में भी पढ़ा है। सिलोगिज्म आ गया, इनइक्वालिटी आ गया। अब इस बार जब आपका एग्जाम हुआ था, तो आपको याद हो, अगर आपके पास 48, 49, 50 नंबर पे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे। आप खुद सोचो, क्या वो 3 सवाल करने के लिए 1 मिनट ज्यादा है? ऑफ कोर्स 1 मिनट में आपके तीनों सवाल हो जाते हैं। बट बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया, वो 48 टू 50 पहुंच ही नहीं पाए। उनको बाद में जाके पता चला कि शायद अच्छा शिट, पेपर में इनइक्वालिटी आई भी थी। एग्जामिनर आपको ये नहीं देखना चाहता आप कितना हार्ड वर्क करते हो। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, कितने स्मार्ट तरीके से आप पेपर को क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये सारी बातें ध्यान से देखनी होती है। जब आपने एकदम से, ऐसा भी नहीं है कि बहुत से बच्चे ना टाइम पास करते रहते हैं कि यार मैं पहला करूं, 5वां करूं, 8वां करूं, कौन सा क्वेश्चन करूं। नहीं, आपको बिल्कुल एकदम से स्मार्ट मूव होने चाहिए कि मैंने अब कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। जब आपने पूरा का पूरा सवाल कर लिया, आपको यहाँ पे कुछ पर्पल कलर किए हुए क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब वो जो पर्पल किए क्वेश्चन हैं, वो आपके पास क्या होंगे? एक आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बट मैं बाद में करूंगी, लास्ट में, पहले मैंने स्कोर कर लिया। वो मैक्सिमम जो होंगे वो कौन से होंगे? सेटिंग अरेंजमेंट हो गए। अब सेटिंग अरेंजमेंट 4 है, तो मान लो आपने पहले सेटिंग अरेंजमेंट को खोला है, और पहले सेटिंग अरेंजमेंट आपको लगता है कि आपसे हो सकती है। आपने क्या किया, पहले सेटिंग अरेंजमेंट पे टाइम लगाना शुरू कर दिया, और आपने करते करते क्या कर दिया, 5 to 6 मिनट्स लगा दिए। बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को। हम क्या करते हैं, एक सवाल कर रहे होते हैं, 5 to 6 मिनट्स लगा दिए। जब आपको लगता है कि 5 से 6 मिनट मैंने एक सवाल पे लगा दिया और वो सवाल नहीं बन रहा है, तो जो आपके दिमाग में प्रेशर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सारी की सारी गेम जो है वो बिगड़ जाती है। जिस बच्चे ने ये प्रेशर हैंडल कर लिया, उसका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है एनी हाउ। अगर मान लो आपके 5 से 6 मिनट इस सवाल में लग भी गए हैं, तो आपको स्मार्ट मूव करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अब आने वाले 1 से 2 मिनट में मेरा ये सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि मैं इस पे 1 से 2 मिनट और देता हूं और मेरा सवाल बन जाता है, तो ऑफ कोर्स यस, डेफिनेटली आप उस सवाल को खींचिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार, आने वाले 5-10 मिनट में भी मेरे से ये सवाल नहीं बनेगा, तो विदाउट रिग्रेटिंग ऑफ दीज मिनट्स, बच्चों को लगता है कि यार मेरे 5 से 6 मिनट चले गए, अब मैं क्या करूं? वो तो चले गए हैं बेटा, जो आने वाले हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है वो इंपॉर्टेंट है। वो 5-6 मिनट गए तो चले गए, फटाफट से नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट पे मूव किया, फास्ट सवाल को करते हैं। अगर मान लो फिर लास्ट में आपके पास कहीं ना कहीं 2 मिनट बचे, तो क्या आप उस 2 मिनट में सेटिंग अरेंजमेंट को कर पाओगे? ऑफ कोर्स नो। तो आपने उन 2 मिनट में ये जो आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के मिसलेनियस पार्ट बचा होता है, आप उसको अटेम्प्ट करके आप लोग क्या करना होता है, मार्क्स को बिटोरना होता है। बहुत से बच्चों को क्या लगता है ना कि यार मैं यही करूंगा, पहले मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा। ऐसा नहीं होता है। आपका काम होता है, आपको सारा पेपर आना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को कलेक्ट करना होता है। तो ये आपकी सही अप्रोच होती है आपके एग्जाम को करने के लिए। और टॉपिक कौन कौन से पढ़ने चाहिए, अगर मैं बात करूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जहां से आप बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हो, वो है आपके पास सिलॉगिज्म। सिलॉगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में गारंटीड 2 to 3 मिनट्स आएगा। नो मैटर आपकी शिफ्ट एक बार में होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, हर एक शिफ्ट में डेफिनेटली सिलॉगिज्म देखने को मिलेगा। जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सिलॉगिज्म भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो सिलॉगिज्म है, ये आपका 1 मिनट में 3 सवाल बिना किसी डाउट के बनते हैं, और आपके इस बार भी पेपर में सिलॉगिज्म के 4 सवाल आए थे। सिलॉगिज्म की बात करूं तो इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत से टॉपिक की बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अगर मैं बात करूं आपके पास सिलॉगिज्म की, तो भाई आपको पता है सिलॉगिज्म में जो बात होती है वो किसकी होती है? 4 एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, ऑल, सम नॉट, नो, इनकी बात होती है। एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो मैक्सिमम आते हैं ओनली और ओनली अ फ्यू के। हर एक एग्जाम में ओनली और ओनली अ फ्यू के होते हैं।
अब कुछ जगह आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कई बार आपको परसेंटेज वाले सवाल देखने को मिलेंगे, कुछ अलग से सवाल देखने को मिलेंगे। तो बेटा उन सवालों का आपके एग्ज़ाम से कोई लेना-देना नहीं है। आपको यही सीखना होता है कि हमें कौन से सवाल प्रैक्टिस करने हैं, कौन से आपके पेपर में आते हैं। जिस दिन आपको ये बातें समझ में आने लग जाएँगी, आपका तैयारी में भी बहुत ज़्यादा टाइम बचने लग जाएगा और इसी तरह से आपके पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर हो गया होगा। तो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, टॉपिक को देख समझ के प्रैक्टिस करनी है, कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कौन-सा नहीं पढ़ना है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान से सीखनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स की स्ट्रेटजी और मैथ्स में क्या-क्या टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है और कौन-कौन से टॉपिक हैं जिसमें लगातार क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। आज इस सेशन में हम यही देखेंगे कि कई सालों से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अल्टरनेट के अंदर चल रहे हैं। वो सारे के सारे आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन को शुरू करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे मैथ्स में सिलेबस, मैथ्स के अंदर क्या क्या आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला पोर्शन है मैथ्स के अंदर, अगर बात की जाए सबसे पहला पोर्शन जो है वो है अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, जिसके 5 क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं एग्जाम में, 5 क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर दिखाई देते हैं। अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो इसके भी हमें 5 क्वेश्चन दिखाई देते हैं एग्जाम के अंदर। कितने क्वेश्चन दिखाई देते हैं? 5 क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं उसके बाद नंबर सीरीज की, नंबर सीरीज की बात करूं तो नंबर सीरीज के अंदर भी हमें 5 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं इन 3 चैप्टर के बारे में बात करूं तो ये जो 3 चैप्टर आपको दिखाई देते हैं इसे हम स्पीड मैथ्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्पीड मैथ्स कहते हैं। ये 3 चैप्टर अगर देखा जाए तो लास्ट 3-4 से के साल से क्या हो रहा है, इन दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर यानी कोई एक क्वेश्चन आपको, यानी या तो 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के दिखाई दे रहे हैं या 5 क्वेश्चन आपको इक्वेशन के दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 2-3 साल का लास्ट ईयर का पैटर्न देखोगे ना, तो सिंप्लीफिकेशन यानी अप्रोक्सीमेशन या नंबर सीरीज में से कोई एक चीज आपको दिखाई दे रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इन फ्यूचर भी ऐसा रहे। हो सकता है दोनों ही आए, हो सकता है कोई एक ही आए और हो सकता है कि दोनों ही ना आए, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की, तो आपको एक नंबर सीरीज जो है वो रेगुलर कंटिन्यू आ रही है 5 क्वेश्चन की। ठीक है, या तो आपको मिसिंग सीरीज दिखाई देगी या आपको रॉन्ग सीरीज दिखाई देगी। ठीक है, या तो आपको मिसिंग सीरीज दिखाई देगी या रॉन्ग सीरीज दिखाई देगी। अगर मैं बात करूं कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ये होता है कैलकुलेशन का पार्ट, गुना भाग डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना, ये सब सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी जाती है, इसमें 2 वेरिएबल एक्स और वाई को क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। इसी तरह से अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं तो मिसिंग और रॉन्ग, ठीक है, ये दिखाई दो। और ये ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है इस चीज को। और इन दोनों में से अगर आप प्रीवियस का पैटर्न देखो तो अल्टरनेट चल रहा है। तो ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप नंबर ले सकते हो, मतलब 15 नंबर आपके, ठीक है, हाथ में है। अगर मैं 15 की बजाय बात करूं तो 10 नंबर तो श्योर है कि अगर पैटर्न को देखा जाए प्रीवियस के, तो 10 नंबर तो आ ही रहे हैं। अगर प्रीवियस के पैटर्न को देखा जाए तो 10 नंबर तो डेफिनेटली आ रहे हैं इसमें से। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर आगे बात करें, हाँ जी, आगे आता है अर्थमेटिक का पोर्शन। अर्थमेटिक की अगर बात की जाए तो 12 से 16 क्वेश्चन आजकल आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, 12 to 16 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। ये तो चलो ठीक है, बात की 12 से 16 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट, और ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें लगातार क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे IBPS AFO के एग्जाम के अंदर? कौन सा ऐसा टॉपिक है? याद रखना, अर्थमेटिक डे बाय डे अर्थमेटिक के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। पहले अर्थमेटिक में टॉपिक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं और कितने कितने मार्क्स हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखाई देता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा टॉपिक बात करूं मैं परसेंटेज। ठीक है,
अगर बात की जाए तो आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन दिखाई देते हैं? 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज जो है मिक्स आता है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। ये एक तरह का एक ही टॉपिक है, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, या आपने पढ़े होंगे कि एक व्यक्ति जो है इतने में कोई सामान लेके आता है, फिर इतने में सेल करता है, एमआरपी क्या है, डिस्काउंट क्या है, वो सारे के सारे टॉपिक जो हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं थर्ड टॉपिक की, तो आपने पढ़ा होगा एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन एंड मिक्सचर की बात करूं मैं, इसमें भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिखाई दे जाते हैं एलिगेशन और मिक्सचर के अंदर, 1 या 2 क्वेश्चन दिखाई। अब कौन सा टॉपिक है सर एलिगेशन और मिक्सचर? आपने पढ़ा होगा, इस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे कि कोई व्यक्ति 100 kg दूध जो है अपने पास रखता है, दूध और पानी का सोल्यूशन रखता है, उसमें से 20 लीटर सोल्यूशन बेच देता है, ठीक है, तो बचा हुआ सोल्यूशन कितना होगा, या इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं इस पोर्शन में से, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है, मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन पहले आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात की जाए बोट एंड स्ट्रिंग की, बोट एंड स्ट्रिंग से भी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता है अर्थमेटिक में, बोट एंड स्ट्रिंग से भी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता है। ये वो चैप्टर है जो कंटिन्यूसली कई सालों से आपको दिखाई दे रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर, याद रखना है इस चीज को। नंबर 5, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसमें से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क में से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, इस बात को ध्यान रखना, 1 या 2। तो मैंने क्या बताया, प्रॉफिट लॉस में 2 क्वेश्चन, एलिगेशन में से 1 या 2 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रिंग में से 1 क्वेश्चन हो गए, 1 1 2 3 5 क्वेश्चन तो यही हो गए, 5 क्वेश्चन तो यही हो गए। इसलिए मैंने लिखा 12 to 16, कई बार इसमें से 2 आते हैं, कई बार इसमें से 1 आता है, याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट अगर बात की जाए, आज नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एज, पार्टनरशिप और रेशो, इन तीनों चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। कितने क्वेश्चन दिखाई देते हैं? 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। एज, पार्टनरशिप और रेशो में से आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। एज आयु बोलते हैं, पार्टनरशिप को हिंदी में साझा कहते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो इसको बोला जाता है रेशो एंड प्रोपोर्शन। में से भी आपको कितने क्वेश्चन दिखाई देते हैं? इन तीनों चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। हाँ जी, मेंसुरेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई आपके एग्जाम में। मेंसुरेशन में एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D के अंदर क्या आता है? 2D के अंदर एरिया वाले सारे क्वेश्चन आते हैं। एरिया का मतलब क्या हो गया? ठीक है, जैसे सर्कल का एरिया बताइए, ठीक है जी, सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ये सारी की सारी चीजें। जबकि 3D के अंदर पूरा का पूरा वॉल्यूम आता है, ठीक है जी, वॉल्यूम, ठीक है जी, जैसे कि कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, याद रखना इस चीज को। इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी तक अगर मैं क्वेश्चन को काउंट करूं तो 5 क्वेश्चन यहाँ थे, 5 और 4 लगभग 9 क्वेश्चन यहाँ तक हम देख चुके हैं, 9 क्वेश्चन। अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में से भी आपको 1-2 क्वेश्चन दिखाई दे जाते हैं। ये तो वो टॉपिक हैं जो कंटिन्यूसली एग्जाम में आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में हमने बताया। ये तो वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में कंटिन्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं, लेकिन वो, ठीक है, जैसे कि एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेन है, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन, ठीक है। तो एवरेज हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, ये भी आपको कभी कभार एक क्वेश्चन दिखाई देता है, कभी कभार दिखाई देता है, एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो पहले वाले सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम थोड़ा DI के बारे में। अब DI देखने को आपको आजकल मिलती है। अगर मैं DI की बात करूं, DI क्या होता है? डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया? ठीक है, कि ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन कितने आपको दिखाई देते हैं? अगर बात की जाए तो DI जो है आपको 15 to 25 क्वेश्चन दिख जाते हैं, 15 से 25। कभी 15 भी आए हैं, कभी 20 भी आए हैं, कभी 25 भी हैं, कभी 22 भी है। तो मैंने क्या लिखा है? 15 से 25 क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं
एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चन दिखाई देते हैं? 15 से 25 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर डीआई की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसलेट। ठीक है, कैसलेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैसलेट में आपको 5 से 10 क्वेश्चन दिखाई दे जाते हैं। कितने? 5 to 10 क्वेश्चन तो कैसलेट से ही दिखाई दे जाते हैं आपको। 5 to 10 क्वेश्चन तो कैसलेट से ही दिखाई दे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 5 to 10 क्वेश्चन। अगर बात की जाए बाकी डीआई की, जैसे लाइन डीआई है, सर्कल डीआई है, टेबल डीआई है, मिक्स डीआई है, तो बाकी क्वेश्चन आपको इनसे दिखाई देते हैं। अगर मैं बाकी की बात करूं, 10 से कितने हो गए हैं? 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से, या मैं बोल सकता हूँ 20 क्वेश्चन यहाँ से दिखाई देते हैं। 10 से 20 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 10 से 20 कह दीजिए, 10 से 15 इतने दिखाई आपको देते हैं इस डीआई में से। क्लियर है? ये तो वो है जो रूटीन के अंदर आपके एग्जाम में आ रहा है। अब बात करते हैं, सर ये तो आपने सारा ही सिलेबस बता दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ा जाए? पिछली कट ऑफ की बात की जाए, मैथ्स की कट ऑफ तो 10 थी, 9.5 कट ऑफ थी, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ 36 थी। तो आप जाओ तो मैथ्स की बताए। देखो एक बात याद रखो, मैथ तो रीजनिंग में से कोई एक सब्जेक्ट में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जिसके भरोसे आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकल जाए, ओवरऑल कट ऑफ निकल जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप 9.5 नंबर तो आपकी कट ऑफ थी, लेकिन कोशिश करो कि इतने नंबर ले आओ कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिले, ओवरऑल कट ऑफ भी निकल जाए, अगर बात की जाए। ठीक है, इनको स्टूडेंट बार बार पूछते हैं कि सर ऐसा क्या पढ़ा जाए जो कंफर्म हो कि इतने में ही निकल जाए। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सारे इंपोर्टेंट है, लेकिन अगर बात की जाए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पढ़ना जाओ तो अप्रोक्सीमेशन पढ़ सकते हो, इक्वेशन पे ध्यान दे सकते हैं, और बात की जाए तो नंबर सीरीज, कैसलेट। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये 10 मार्क्स से अगर पैटर्न देखें, ये आपका हो गया 5 to 10 का हो गया। ठीक है, 5 नंबर डीआई और 6 नंबर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर बात की जाए तो ये अगर आप टॉपिक, इतने टॉपिक पे भी ध्यान दोगे, इतने टॉपिक्स पे भी ध्यान दोगे, तो याद रखना इस चीज को, इतने टॉपिक पे भी ध्यान दोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और इस स्कोर की बजाय आप ओवरऑल कट ऑफ भी निकाल सकते हो, ओवरऑल कट ऑफ भी निकाल सकते हो, याद रखना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वो टॉपिक है, आपने जो पूछा कई दिमाग में सर क्या क्या पढ़े लास्ट टाइम पे, लेकिन कोशिश करो कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज ही पढ़ो। ठीक है, हर चीज ही पढ़ो। ठीक है, हर चीज का शॉर्टकट भी ये ध्यान रखते, जैसे मैं बताऊँ, अब इक्वेशन ये है, इक्वेशन की बात की जाए तो इक्वेशन आप 2 to 3 मिनट में सॉल्व कर लेते हो, 5 इक्वेशन। अगर इक्वेशन की बात की जाए तो 2 से 3 मिनट में सॉल्व किया। अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि इक्वेशन है, इक्वेशन 2 से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इक्वेशन में है क्या, फैक्टर लेके चलना है आपको, एक तो फैक्टर आना चाहिए, एक साइन आना चाहिए, कंपैरिजन। 3 तो बेसिक बातें हैं, फैक्टर, साइन, कंपैरिजन। साइन देखते ही पता लग जाते हैं आपको, सर ये साइन है, साइन देखते कंपैरिजन आसान है, थोड़ा सा फैक्टर है, फैक्टर इजी हो जाएंगे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 11 to 19 टेबल याद है। क्लियर बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास लगाई है तो आपको मालूम होगा कि अगर आपको 9 टेबल याद है तो आप हर फैक्टर को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ 11 to 19 तक अगर आपको टेबल याद है तो आप हर चीज सॉल्व कर सकते हो, याद रखना इस चीज को, हर चीज। ठीक है, इक्वेशन सबसे आसान चैप्टर है, 5 नंबर ये बोनस के हैं, 5 नंबर ये बोनस के। अब बात करते हैं सर अप्रोक्सीमेशन की बात की जाए, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करूं तो कैलकुलेशन का पार्ट तो है सारा का सारा। ठीक है, स्क्वायर। देखो अप्रोक्सीमेशन के अंदर आपको क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, पावर याद होना चाहिए, और फ्रैक्शन टेबल याद होनी चाहिए। यस और नो, फ्रैक्शन टेबल याद होना चाहिए। सर ये 5 याद नहीं होते। ठीक है, मैंने हमेशा क्या है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं क्लास के अंदर ही इन चीजों को रटवा देता हूँ, टिप्स पे ट्रिक्स से याद करवा देता हूँ। आपके दिमाग में हर स्क्वायर, हर क्यूब, हर पावर रह जाती है, सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। अगर आपने क्लासें लगाई हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि पहले 10 से 12 दिन में ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर रहती हैं, चाहे आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा तो भी याद रहेंगी। क्लियर है, तो ये 5 नंबर यहाँ से भी आप आराम से निकाल सकते हो। फिर बात की जाए नंबर सीरीज की, नंबर सीरीज में भी कुछ लॉजिक होते हैं जिनको आप याद कर सकते हो। कैसे,
अगर हर सीरीज, याद रखना नंबर सीरीज जब पढ़ाता हूँ तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ कि हर सीरीज अगर डबल से ज्यादा हो रही है, अगर वो सीरीज डबल से ज्यादा हो रही है बार बार, तो मैंने बार बार बोला अगर डबल से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो आप लोग क्या करते हो, मैंने क्या सिखाया हुआ है क्लास के अंदर, ये भी सिखाया हुआ है कि क्या करते हो अगर सीरीज डबल से या तो मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई प्लस माइनस, या मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब। एक लॉजिक तो ये होता है। अगर डबल से ज्यादा नहीं हो रही तो अपने क्या देखते हैं, गैप देखते हैं। तो मैंने कहा ये 100% तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा ये 90% लॉजिक आपका काम करता है। अगर मैं 90% की बात करूं तो यार 5 में से 4 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे ना, 5 में से 4 क्वेश्चन तो स्कोर हो जाएंगे। अगर 5 में से 4 क्वेश्चन तो आराम से सुना, अगर ये लॉजिक आपको पता है तो मेरे ख्याल से तीनों चैप्टर आराम से आप निकाल सकते हो। बहुत इजी है, ये तीनों के तीनों चैप्टर आराम से निकाल सकते हो, आराम से 10 नंबर स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे तो ये कट ऑफ निकल गई ना, कट ऑफ तो यहीं से निकल गई। अब अपने को काम करना है ओवरऑल मार्क्स के ऊपर। अगर आप ध्यान दोगे, आप सारा अर्थमेटिक नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, तो आप कोशिश करो कैसेट इजी है। अगर आपको सिंपल सी बात है, कुछ सिंप्लीफिकेशन आता है, कुछ परसेंटेज आता है, और कुछ आपको रेशियो प्रोपोर्शन आता है, तो इजी है। और डीए वाला पोर्शन का भी आसान है। अब बात करते हैं कि सर अर्थमेटिक नहीं होती है, सुनाते सर अर्थमेटिक नहीं होती है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि अर्थमेटिक सबसे आसान टॉपिक है तीनों में से। क्योंकि अर्थमेटिक है क्या, देखो अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है। अगर ध्यान दोगे ना, अर्थमेटिक में सिंपल सी बात होती है, एक लैंग्वेज आनी चाहिए क्वेश्चन को रीड करना, एक कंसेप्ट आना चाहिए, और एक है कैलकुलेशन का पार्ट। ठीक है, अगर आपने क्लासें लगाई हैं तो आपको ये चीज डेफिनेटली पता होगी कि लैंग्वेज मैं बताता हूं और क्लास में क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, उसके बाद कंसेप्ट, ये 2 चीजें हैं, बाकी तो कैलकुलेशन है। अगर मैं बात करूं कि हमने अर्थमेटिक को 5 लाइनों में सोल्व किया, तो पहली लाइन में दोनों चीजें कवर हो जाती हैं, कंसेप्ट और लैंग्वेज। तो दिक्कत आगे है क्या, आगे रियल में कैलकुलेशन का पार्ट है। तो अर्थमेटिक है क्या, वो भी तो कैलकुलेशन का पार्ट है देखा जाए तो। ठीक है, यानी कुल मिला के घूम के वही आ जाए, स्क्वायर क्यूब टेबल ये सारी चीजें याद हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये वो चीज है जिससे आप सॉल्व कर सकते, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि लास्ट एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्या क्या चल रहा है, हमने ये डिस्कस किया कि इन दोनों में से 5 क्वेश्चन ईच में आ रहे हैं, या तो सिंप्लीफिकेशन दिखाई दे रहा है या इक्वेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, नंबर सी डेफिनेटली आ रही है। तो आप ये देखो 5 और टाइप 5, 10 मार्क्स का काम तो यही हो सकता है। अगर उसके बाद बात करें कि अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस में से 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, एलिगेशन में आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, बोट एंड सीम से आपको डेफिनेटली 1 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में से 1 या 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपको एज पार्टनरशिप रेशियो में 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैथ्स रेशियो में से 2 क्वेश्चन, सीएएस में 1 या 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये इसके अलावा एक चैप्टर में और भी लेता हूँ, लिखना चाहिए डाटा सफिशिएंसी, जो लास्ट ईयर नहीं आया था, थोड़ा कम कर दिया गवर्नमेंट ने इसको, लेकिन डाटा सफिशिएंसी के पहले क्वेश्चन आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कह दो, प्रोबेबिलिटी कह दो, इसके भी क्वेश्चन आजकल कम दिखाई दे रहे हैं। ये पहले आया करता था, आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं बात करूँ सिलेबस में डेफिनेटली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वापस रिकॉल करूंगा, अगर रियल में आपको स्कोर करना है तो आप इन चैप्टरों को तो लेके डेफिनेटली चलो। लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो रियलिटी बता रहा हूँ, इस चीज के अंदर आपको अर्थमेटिक में भी दिक्कत नहीं आएगी, डाटा सफिशिएंसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ पेपर का पैटर्न था जो पिछले साल चल रहा था। ठीक है, और इसी स्ट्रेटेजी पे काम करिए, ये वाला पोर्शन तो लेके चलना ही चलना है आपको। ठीक है, याद रखना मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ओवरऑल कट ऑफ भी निकाल सकते हो मैथ की बजाय। ठीक है, मैथ के कारण आप ओवरऑल कट ऑफ भी काम कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर होगी आप सभी को, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।